हैं। 50 से ऊपर उन्होंने अभी तक किताब लिख चुके हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में, और जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है। दो प्रकार होता है हिस्ट्री में कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर, इस पर भी उनका काफी गहरा अध्ययन है। उन्होंने बहुत सारे किताबों हम लोगों को उन्होंने लिख करके दिया है। अब मैं जो हमारे प्रमुख वक्ता है दयासागर जी, उनका परिचय कराना चाहता हूँ। वरिष्ठ स्तंभकार हैं, कश्मीर मामलों पर उनका अध्ययन जो है, वैसे पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन कश्मीर मामले पर लगभग 5 सालों से 6 सालों से उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। अभी जम्मू कश्मीर में जो इंटरलिक्वाटर्स रिपोर्ट थी उस पर भी उनकी किताब छपी। स्वतंत्र पत्रकार हैं, 1988 से सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर मामले और इतिहास में विशेष रुचि, शिक्षा, तंत्र, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सांप्रदायिक सौहार्द तथा मानवाधिकारों के मामलों को लेकर मौलिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। जम्मू के लगभग सभी दैनिकों में विभिन्न विषयों पर 800 से अधिक लेख प्रकाशित हैं। आशय समाज वर्ग के 3 वर्षों तक संपादन किया है उन्होंने। सामाजिक कार्यकर्ता है, स्वैच्छिक क्षेत्र में पिछले 3 दशक से सक्रिय हैं। जम्मू व कश्मीर स्वैच्छिक एवं धर्मार्थ संगठन महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर के समाज कल्याण केंद्र के संस्थापक सदस्य हैं, जो उत्तर भारत में कार्यरत प्रमुख स्वैच्छिक संगठन है। संगठन की एक परियोजना श्रमिक विद्यापीठ जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित थी, के मूल परिषद के सदस्य रहे हैं। इसके बाद जो हमारे तीसरे जो मंच पर हमारे वक्ता है कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, ये इनका शिक्षा बीएससी है, हिंदी साहित्य राजनीतिक विज्ञान में इन्होंने एमए किया, गांधी अध्ययन अनुवाद, तमिल संस्कृति में डिप्लोमा, पंजाब विश्वविद्यालय से आदि ग्रंथ आचार्य में उपाधि एवं पीएचडी। जाना हमारा नाम है और इतिहास में जिनका बहुत दखल है ऐसे प्रोफेसर हरिओम जी, जिस किताब की भी चर्चा हो रही थी जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी, मैंने हरिओम जी से गुजारिश की थी कि इस पर भी कुछ लिखिए, हो सकता है उन्होंने कुछ लिखा हो इस पर भी। दयासागर जी जैसे बताया पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सोशल साइंसेज में इतनी गति से उन्होंने दखलंदाजी की है कि सोशल साइंसेज के जो विद्वान हैं और खास करके जम्मू कश्मीर के बारे में, उनमें उनका एक स्थायी नाम स्थापित हो गया है। और जहाँ उपस्थित मित्रों में से एक परिचय मैं दोबारा चाहूँगा, जो शायद आशुतोष जी भूल गए थे। पंजाब से एक दैनिक पंजाबी अखबार निकलता है, उसके संपादक डॉक्टर परमजीत सिंह जी हमारे बीच में आए हुए हैं और पंजाब का बड़ा प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र है। इनका आभार मैंने इनको निमंत्रित किया था, जी जहाँ पहुँचे हैं मैं इनका आभारी हूँ। प्रिय मित्रों, मुझे इस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर जो एक नए थिंक टैंक के रूप में विकसित हो रहा है, उसने विषय का जो नाम रखा है बहुत उचित नाम रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में शामिल हुए ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। मैंने माननीय अरुण जी से बात की थी, अब बात आगे नहीं बढ़ सकी, वो कितना सहमत हुए या नहीं हुए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा। अंग्रेजों के जाने से पहले ये हिंदुस्तान 2 हिस्सों में विभाजित था, एक ब्रिटिश इंडिया था, एक इंडियन स्टेट्स थे। इन दोनों को मिलाकर इंडिया बनता था। यदि हम मैथ में कहना चाहें तो यदि ब्रिटिश इंडिया को ए कहा जाए और इंडियन स्टेट्स को बी कहा जाए तो इंडिया का अर्थ हुआ A+B = इंडिया। और अंग्रेज जब इस जहां से जाने लगे तो क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया के ही अधिपति थे तो ब्रिटिश इंडिया को ही डिवाइड कर सकते थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा हिंदुस्तान और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान। यानी ए में से यदि हम इसको सी कह दी जाए तो A-C + B = इंडिया। जो इंडियन स्टेट्स थी उनका ब्रिटिश साम्राज्य से कुछ संधियों के माध्यम से ताल्लुक था, लेकिन डायरेक्टली वो इंडियन स्टेट्स, देवर इंडियन स्टेट, देवर नॉट अंडर ब्रिटिश एम्पायर, तो उनको वो विभाजित नहीं कर सकते थे। प्रिय मित्रों, 1947 का जो अधिनियम पारित हुआ था जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान के 2 टुकड़े, हिंदुस्तान यानी ब्रिटिश इंडिया के 2 टुकड़े हुए, उसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश इंडिया तो हमारे अंडर है, उसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन इंडियन स्टेट्स तो हमारे अंडर नहीं है। इंडियन स्टेट से हमारे कुछ समझौते हैं, वो समझौते अब खत्म होते हैं, क्यों हम जा ही रहे हैं। तो समझौते खत्म होने के बाद इंडियन स्टेट तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स का मतलब ये है
कि दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, अब वो ब्रिटिश एम्पायर की संधियों से मुक्त हो गए थे। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इंडियन स्टेट्स वो इंडिया में शामिल हो रही है, जो मिसनोमर है। इंडियन स्टेट्स दे वर पार्ट ऑफ द इंडिया। यदि हम कई बार ये प्रयोग करते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ, जम्मू कश्मीर में भारत में शामिल होने का क्या अर्थ है? जम्मू कश्मीर तो इंडियन स्टेट्स है, वो इंडिया में ही है, टेरिटरी इंडिया की ही है। इसलिए जो 1947 के एक्ट में लिखा हुआ है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनसे हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है, जितनी संधियां वो समाप्त हो गई हैं, जो या तो वो इंडियन डोमिनियन में शामिल हो सकती है या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल, उसमें ऐसा लिखा गया है। मित्रों, जो इंडियन स्टेट्स इंडिया में है वो इंडियन डोमिनियन में शामिल हो सकती है, इसका प्रैक्टिकली क्या अर्थ है? वो तो पहले इंडिया में है, लेकिन जो 15-16 इंडियन स्टेट्स पाकिस्तान में है। अब देखिए, एक पाकिस्तान अधिराज्य अलग से बन गया है और दुर्भाग्य से उस पाकिस्तान में 10, 15, 16 इंडियन स्टेट्स हैं, क्योंकि उसका नॉमेनक्लेचर इंडियन स्टेट्स है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया है। अब उनको क्या कहा जाए? उसके बारे में 1947 के एक्ट में लिखा कि दे आर फ्री टू ईदर गो टू इंडियन डोमिनियन और दे कैन गो टू पाकिस्तान डोमिनियन। प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि जो पाकिस्तान में चली गई थी उनके पास इस प्रकार की पावर थी कि वो इंडियन डोमिनियन में शामिल हो सकती थी। इसलिए जो पाकिस्तान में रियासतें 10, 15, 20 थी वो तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में शामिल हो गई। लेकिन अब जो ब्रिटिश इंडिया के अतिरिक्त इंडियन टेरिटरी में जो इंडियन स्टेट्स थी वो हिंदुस्तान में शामिल हो रही है, इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रैक्टिकली इसका अर्थ ये था, जो मुझे लगता है इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये दी जा सकती है कि ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाइल था, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल था, वो सेपरेट था। इंडियन स्टेट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल या एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था वो सेपरेट था। वो सारा इंडिया, ब्रिटिश इंडिया प्लस इंडियन स्टेट्स, दिस इज इंडिया। इस इंडिया में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल थे। उन मॉडल को इकट्ठा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल बने, ये एक्सेशन था। जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर या कोई भी रियासत, जम्मू कश्मीर का तो नाम लिया जा सकता है, कोई भी रियासत, एबीसी कोई भी रियासत, वो इंडिया में एक्सेशन उसका हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई दूसरे देश था जो इंडिया में शामिल हुआ है, वो इंडिया का हिस्सा था। एक्सेशन मीन कि उन्होंने ये मान लिया है कि पूरे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल जो डेवलप हो रहा है, हम उसमें इंटीग्रेट होने के लिए तैयार हैं। भाई जम्मू कश्मीर का मॉडल और है, जम्मू कश्मीर में राजशाही है, और बाकी जो ब्रिटिश इंडिया कैसा है उसमें अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ रही है। तो हम सहमत होते हैं कि इस सभी क्षेत्र में एक ही डेमोक्रेटिक सबमिट एक प्रकार से मॉडल हो। एक्सेशन मीन्स Indian states, they were ready to adopt the same constitutional democratic setup जो बाकी देश में शामिल है, बाकी देश में था। इसलिए मुझे लगता है ये जो नाम रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन, ये बहुत अच्छा है। एक्सेशन का मतलब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में इंटीग्रेशन को मान रहा था। मित्रों, मुझे लगता है इस एंगल से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कहीं इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन नहीं हुई है। मुझे लगता है हम इस इंटरप्रिटेशन को गति देने की कोशिश करें। एक जो अभी तक लाइन ऑफ थॉट बनी हुई है कि एक्सेशन का मतलब है कि वो इंडिया में शामिल हो रहा है, इस लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन से हटकर हम एक नई लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन यदि ये शुरू करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे ये लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन भी चले। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी मैं जम्मू कश्मीर पर एक किताब लिख रहा था जिसका वो जम्मू कश्मीर की गई कहानी, तो मैं उसके लिए ट्रिब्यून की पुरानी फाइलें देख रहा था, 1947 की, 48 की, 49 की। 1947 की फाइलों में जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने वो साइन किए कि मैं राजशाही छोड़कर ये डेमोक्रेटिक सेटअप में आने के लिए तैयार हूँ, जिसको ज्यादा अखबारों ने यही कहा कि वो इंडिया में शामिल हो रहा है, तो ट्रिब्यून ने हेडिंग दिया हुआ था जम्मू कश्मीर इंडिया में शामिल हो रहा है और जम्मू कश्मीर का इंडिया से रिलेशनशिप क्या होगा, आपने डेफिनेशन की जाएगी। तो मेरा बेटा पास बैठा था, अब ये अखबार थी 1947 की, अब है 2013। वो मुझे कहने लगा कि ये खबर क्या छपी हुई है। मैंने कहा क्या है? कहते जम्मू कश्मीर और इंडिया के दोनों में आपस में क्या संबंध होंगे, ये खबर क्या है? जम्मू कश्मीर कोई और देश था?
यदि कोई ऐसी खबर छपे कि आंध्र प्रदेश के इंडिया से क्या संबंध होंगे, हरियाणा के इंडिया से क्या संबंध होंगे, मंडी रियासत हमारे हिमाचल प्रदेश में थी वो इंडिया में शामिल हुई थी, जैसा कहा जाता है कि मंडी के इंडिया से क्या संबंध होगा, तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि मंडी के इंडिया से क्या संबंध होगा, इसका क्या होता है। मंडी इज वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, ग्वालियर इज वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। तो जिस प्रकार ग्वालियर स्टेट लोगों की दृष्टि में इंडिया का ही हिस्सा थी, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर स्टेट भी आम लोगों की दृष्टि में इंडिया का हिस्सा थी। लेकिन मुझे लगता है अंग्रेजी के शब्द एक्सेशन से ये एक प्रकार से भ्रम पैदा हुआ कि शायद कोई दूसरा देश है जो हिंदुस्तान में शामिल हो रहा है। प्रिय मित्रों, जितनी स्टेट्स थी हिंदुस्तान की ब्रिटिश एम्पायर के वक्त में, उनका नाम हिस्ट्री की किताबों में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी इंडियन स्टेट्स ही लिखा हुआ है। दे वर वेरी मच इंडियन स्टेट, दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडिया। तो इसलिए जब महाराजा हरि सिंह या कोई भी महाराजा वो लेटर ऑफ एक्सेशन पर साइन करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महाराजा इंडियन टेरिटरी में शामिल हो रहा है। स्टेट इज ऑलरेडी इन द इंडियन टेरिटरी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है दैट इज डिफरेंट इन स्टेट एंड दैट इज डिफरेंट इन ब्रिटिश एम्पायर। इसलिए साइन करने पर जो महाराजा है he is submitting to join the main democratic constitution model of the rest of country। इसलिए मुझे लगता है एक तो हमें इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक नई लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो मुझे लगता है इस पर हम बहस करें, हो सकता है चल भी पड़े, हो सकता है ना भी चले, लेकिन जो एक सेट लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन बनी हुई है उसके मुकाबले जी हम लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन यदि करेंगे तो मुझे लगता है कहीं दूर जाने पर कहीं ना कहीं लंबी दौड़ में इसका हमें लाभ होगा। और ये पॉजिटिव एक प्रकार से कहना चाहिए नेशनल इंटरप्रिटेशन मानी जा सकती है, नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रिय मित्रों, में इस विषय पर जो मेन विषय है कि प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, देखिए दो तीन बातें बहुत इसमें सभी के ध्यान में होंगी। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई मैं नई बातें कह रहा हूँ, जस्ट जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हुआ है उसको मैं एक सीरियल बाई एक सीरीज में फिट करने का प्रयास कर रहा हूँ। 1935 का जो एक्ट बना था 1947 से पहले, 1935 का जो एक्ट था उसका नाम शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का। उसमें ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किया था कि जो ब्रिटिश इंडिया है और जो इंडियन स्टेट्स हैं ये मिलकर एक फेडरेशन बनाए, और ये जो इंडियन स्टेट्स हैं ये उस फेडरेशन में शामिल हो सकती हैं। उसमें कोई शर्त नहीं थी कि इतनी स्टेट शामिल होंगी तब फेडरेशन बनेगी, इतनी नहीं शामिल होंगी तो फेडरेशन नहीं बनेगी। वो 1935 का प्रोसेस बहुत दूर तक चला नहीं, और यदि चलता तो शायद देश का विभाजन भी ना होता। लेकिन 1935 का जो एक्ट था उसके तहत जो फेडरेशन बनाने वाली बात थी वो शायद कहीं ना कहीं, अब उसका क्या कारण थे इस बहस में पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। जब वो फेल हो गया तो 1947 तक आते आते ये डिसाइड ही हो गया कि सब हिंदुस्तान का जो ब्रिटिश इंडिया है उसके दो हिस्से कर दिए जाएंगे। मुस्लिम डोमिनेटेड हिस्सा जो है उसको पाकिस्तान का नाम दे दिया जाएगा, और जो प्रांत जिनके मुसलमानों का बहुमत है वो प्रांत पाकिस्तान में चले जाएंगे, और बाकी जो देश है उसका नाम इंडिया ही रहेगा। पाकिस्तान एक प्रकार से सक्सेसिव स्टेट नहीं थी, पाकिस्तान एक नई स्टेट थी। अब जितनी जो इंडियन स्टेट्स थी, इन इंडियन स्टेट्स के महाराजाओं के पास क्या विकल्प खुले थे, एक चिंतन करने का विषय है कि जितनी 500-560 के लगभग इंडियन स्टेट्स थी, मैं जैसे कह चुका हूं कि वो इंडिया का ही हिस्सा थी, लेकिन अंग्रेजों के चले बजाने के बाद उनके पास विकल्प क्या थे। एक विकल्प तो यही हो सकता था कि वो जिस प्रकार है वैसे ही रहे, लेकिन शायद हिंदुस्तान के एक हिस्से में एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल हो और हिंदुस्तान के 560 हिस्सों में ये अलग एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल हो, तो ये संभव नहीं था। इसलिए जो रियासती मंत्रालय बना उसने एक रास्ता निकाला कि साहब इन राजाओं से हम दरख्वास्त करेंगे कि आप जो बाकी के हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल डेवलप हो रहा है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। इतने सालों से आपके जहाँ राजशाही चल रही है, जितनी चल चुकी है वो ठीक है, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, डेमोक्रेटिक सेटअप की बात आ रही है, तो अच्छा होगा आप भी उसमें योगदान दीजिए और आप उसमें शामिल होने के लिए सहमति दीजिए। बहुत से राजाओं को, जैसे सरदार पटेल के बारे में आता है, किसी को समझाया, किसी को और ढंग से समझाया, किसी को कुछ ज्यादा ही और ढंग से समझाया, जिसको जैसे ढंग से समझाया और जिस ढंग से वो समझा, ज्यादातर राजा
इंडिया के नए डेमोक्रेटिक सेटअप में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। उसमें शुरू में शायद जो यदि आप शुरुआती दौर की चीजों का थोड़ा मुआयना करेंगे तो शुरू में शायद भारत सरकार की यही इच्छा थी कि साहब आप ऐसा करिए, ये जो 3 विषय हैं, एक तो आपका देश जो बाहर के देशों से मसले हैं, तो आप छोटी छोटी स्टेट्स हैं तो आप ये हमें दे दीजिए, हम इसको संभालेंगे। दूसरा संचार का है, ये सड़कें बनती है, टेलीफोन लगते हैं, इतना लंबा चौड़ा होता है, तो आप छोटी छोटी स्टेट में तो हो नहीं सकता, ये सेंटर को दे दीजिए, आप सेंटर सारे को देखेगा। तीसरा उसने एक तीसरा विषय था, एक विदेश था, एक संचार था, एक शायद फॉरेन पॉलिसी। जब विदेशों का जो संबंध है वो भी आप मंडी की रियासत हमारी क्या विदेशी मसले देखेगी, कपूरथला की रियासत क्या विदेशी मसले देखेगी। इसलिए ये 3 जो विषय हैं ये केंद्र सरकार देखेगी, बाकी आप अपने देखते रहिए जैसे देखना हो। तो लगभग शुरू में मोटे तौर पर यही हुआ था, उसी में जम्मू कश्मीर भी था। जैसे बाकी स्टेट्स को कहा कि आप 3 मसले देखिए, इनको भी कहा ऐसा आप 3 मसले हम देख लेंगे, बाकी आप देखते रहिए। लेकिन आप उसकी दुर्गादास की वो किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद बहुत से लोगों ने उसको देखा भी होगा। दुर्गादास ने एक किताब लिखी थी करजन से लेकर नेहरू तक, इस प्रकार का, उसमें उसने इंटीग्रेशन की चर्चा की है। सरदार पटेल इस सारे इशू को लेकर उड़ीसा में गए, उड़ीसा में भी छोटी छोटी रियासतें थी। हरे कृष्ण मेहताब उन दिनों रियासतों की ओर से बड़े संघर्ष कर रहे थे कि रियासतों में जो राजा हैं ये बड़े एक प्रकार से इनका क्रूअल एडमिनिस्ट्रेशन, इनको हटाकर डेमोक्रेटिक सेटअप लागू करना चाहिए। तो हरे कृष्ण मेहताब की सरदार पटेल से भेंट हुई। पटेल ने हरे कृष्ण मेहताब को बताया कि कल मैंने सभी राजा बुलाए हुए हैं, तो उनसे तय हो गया कि ये 3 विषय। तो हरे कृष्ण मेहताब ने कहा साहब आप 3 विषय कैसे दे सकते हो, हम तो राजाओं को हटाकर मानेंगे, 3 विषय का प्रश्न नहीं है, हमने तो इतना देर संघर्ष किया है, सब विषय अब आपके पास आने चाहिए। जो बाकी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है इन राजाओं को तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आना होगा। ये नहीं हो सकता कि कुछ हिस्से में एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और ये केवल अपना अलग से चले 3 विषयों को छोड़कर। तो पटेल ने कहा इससे थोड़ा भाई इतने 560 राजा हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगी, हमें हरे कृष्ण मेहता बढ़ गया कि कल जब आएंगे तो मैं तो कम से कम इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। तो दुर्गादास ने कहा कि सरदार पटेल ने हरे कृष्ण मेहताब से फिर डिटेल में बात की और मेहताब ने जब पटेल को कन्विंस कर लिया कि राजा ज्यादा देर अड़ नहीं पाएंगे, हमने इनके साथ बड़ा संघर्ष किया है और ये जन भावनाओं के आगे आप टिक नहीं पाएंगे, तो कल आप स्टैंड लीजिए। तो दूसरे दिन राजा आए सभी, तो पटेल साहब ने वो कहानी नई सुनानी शुरू कर दी। राजाओं के पास जो चिट्ठी गई हुई थी वो पुरानी थी कि 3 विषय आपके पास रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, बाकी आप करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, जो भी था। तो उन्होंने कहा साहब चिट्ठी तो आपने ये भेजी हुई थी, अब कहानी और सुना रहे हो। तो पटेल साहब ने रात को नई चिट्ठी भी तैयार करवा दी थी हरे कृष्ण मेहताब के साथ मिलकर। उन्होंने कहा वो पहली चिट्ठी गलती से चली गई, असली चिट्ठी ये है। उसके बाद काफी लंबी बहस हुई। मैं ये स्पेसिफिकली करना चाहता हूँ भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें उड़ीसा और हरे कृष्ण मेहताब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पटेल को जब वहां सफलता मिली उसको लगा कि रास्ता आगे भी चल सकता है। उस वक्त मोटे तौर पर फिर पटेल ने डिसाइड किया कि रियासतों को मिला दिया जाए। जो छोटी रियासतें थी उनको तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं था कि साहब आप 7 वाले बना चले जाइए। हमारे हिमाचल में छोटी छोटी रियासतें बहुत थी, उन सबको इकट्ठा कर दिए, एक बना दिया, हिमाचल प्रदेश बना दिया। लेकिन कुछ बड़ी रियासतें भी थी, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर की थी, हैदराबाद की थी, और भी बहुत बड़ी रियासतें, ग्वालियर रियासत थी, वो कोई छोटी मोटी रियासत थी नहीं। जो छोटी रियासतें थी वो तो मर्ज कर दी एक प्रकार से, उनके लिए बहुत ज्यादा झगड़ा बचा नहीं। लेकिन जो दूसरी रियासतें थी, जो बड़ी रियासतें थी, भारत सरकार ने निर्णय किया ऐसा कीजिए, देखिए एक बात को आप मान लीजिए अब कि अब राजा तो नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग आकर पिछले 60 साल से 200 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए कर रहे हैं। एक हिस्से में डेमोक्रेसी हो और दूसरे हिस्से में राजशाही हो, ये नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में 2 प्रकार का तंत्र नहीं चल सकता, लोकतंत्र और राजतंत्र, ये तो संभव नहीं है। इसलिए सारे हिंदुस्तान में एक ही तंत्र चलेगा, लोकतंत्र। हाँ ये ठीक है कि आप क्योंकि अब राजा हो, जन्म से राजा हो, आपका बेटा भी राजा ही बनेगा, इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो सकते हो। आप ऐसा कीजिए, हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठन कर लीजिए, इलेक्शन करवा लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना दे और आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गए। डेमोक्रेटिक सेटअप से आप अपने रियासत का राज चलाइए। तो ये भारत सरकार की जम्मू कश्मीर के लिए सभी के लिए नहीं थी। बहुत से मित्र कहते रहते साहब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दे दिया, ये दर्जा दे दिया, वो दर्जा दे दिया। ये तो सभी स्टेटों के लिए एक ही था, चाहे वो मैसूर था, चाहे सौराष्ट्र था, चाहे त्रावणकोर कोचीन था, चाहे ग्वालियर, जितनी भी बड़ी रियासतें थी।
तो रियासतों ने कहा ठीक बात है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन होने शुरू हो गए, 2-3 स्टेटों में तो हो ही गए थे, मैसूर भी शायद उसमें था जिसमें इलेक्शन हो गया था, एक त्रावणकोर कोचीन था उसमें भी इलेक्शन हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलियां गठित हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो खैर संभव नहीं था, जम्मू कश्मीर में तो और ही ड्रामा चला हुआ था, पाकिस्तान ने अटैक ही कर दिया था। तो जब लड़ाई हो रही तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो गठित नहीं हो सकती थी, लेकिन कुछ स्टेटों में हो गई थी गठित, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी प्रोसेस शुरू कर दिया था। फिर दिल्ली में चर्चा हुई भाई एक और गड़बड़ हो जाएगी, ये 20-25 बड़ी बड़ी रियासतें हैं, ये सब अपना अपना संविधान बना लेंगे, तो हो सकता है कि जो भारत का संविधान बने और जो इनका संविधान बने उनमें कहीं क्लैश शुरू हो जाए। अब क्या पता चलता क्या संविधान बनाना शुरू कर देंगे, हो सकता है इकट्ठा उस कन्फर्मिटी में चले, हो सकता ना भी चले। तो इसलिए किसी ने सुझाव दिया भाई ऐसा किया जाए, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जाए, मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, सभी स्टेट्स को कह दिया जाए कि जिस स्टेट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, आप इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास करके अडॉप्ट कर दीजिए। तो एक बैरोडी थे, जब मैंने किताब में नाम उसका लिखा हो, कुछ इसी प्रकार का नाम था उसका, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि आप साहब एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए इनके लिए, सब रियासतों के लिए, सब रियासतें उसको अडॉप्ट कर देंगी। बैरोडी जी ने बड़ी मेहनत से मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। वो अभी शायद पूरा बना पाए थे कि नहीं बना पाए थे, फिर दिल्ली में फिर चर्चा शुरू हुई, कुछ लोगों ने की, दिल्ली वालों ने की, कुछ राजाओं में के खिलाफ जो जनता डटी हुई थी उन्होंने की। उन्होंने कहा देखिए जब मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन रियासतों का अलग अलग बने तो गड़बड़ हो जाएगी। जब भारत का एक संविधान है, ये सब रियासतें भारत का हिस्सा है, तो इनका संविधान अलग क्यों बने? संविधान तो सारे हिंदुस्तान का एक ही होना चाहिए। अब पटेल साहब और बाकी तो कह चुके थे कि साहब आपका संविधान अलग होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है संविधान तो राज्यों का अलग हो, लेकिन उसको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। तो एक और सज्जन थे PN राव थे, राव जब उनका इस प्रकार का नाम था, वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनको कहा गया कि आप ऐसा कीजिए, ये जो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसको थोड़ा स्टडी कर लीजिए, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग तैयार ही हो चुका है, आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करिए, और जो अमेंडमेंट करने की जरूरत हो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट होता है सुझाइए। तो PN राव साहब ने फिर गहरा अध्ययन किया, लेकिन इस काम के लिए देखिए ये सारा जो ड्रामा हो रहा था बिना राजाओं की और उनके प्रतिनिधियों की इच्छा के नहीं हो रहा था। जब PN राव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई तो सभी रियासतों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया कि साहब इस प्रकार का सोच रहे हैं, उन्होंने अनुमति दी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कि जब सारे देश में एक डेमोक्रेटिक सेटअप बन रहा है और वी आर पार्सल ऑफ द सेम कंट्री, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, तो उसके लिए फिर अलग संविधान की कोई जरूरत नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बने। राव साहब ने फिर उसको इनकॉर्पोरेट किया, कुछ अमेंडमेंट्स किए, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। लेकिन प्रिय मित्रों जिस वक्त ये सारा काम चल रहा था, जम्मू कश्मीर में ये काम करना पॉसिबल नहीं था। जम्मू कश्मीर में तो स्थिति और बनी हुई थी, जम्मू कश्मीर में तो पाकिस्तान अटैक किया हुआ था, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के सेना से लड़ रहा था, वहां तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठित नहीं हो सकती थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के बाद में मसले में को हम UNO में ले गए थे, और जम्मू कश्मीर के बारे में पंडित जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और सभी ने घोषणा की थी कि साहब जो भी होगा जनता की इच्छा से होगा। बहुत से लोग इसका भी अनेक प्रकार का अर्थ का अर्थ निकाल रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा प्लेबिसाइड होगा, जनमत होगा, ये होगा वो होगा, इसका अर्थ है कि जम्मू कश्मीर को तो बाकी देश एक और जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल पोजीशन दे दी गई है। देखिए ये मैं समझता हूँ जिन्होंने भारतीय संविधान के विकास का बहुत ज्यादा गहराई से नहीं देखे, जो काम इससे पैदा हुआ है। कांग्रेस का ये लगभग 1920 से यही कहना था कि हिंदुस्तान में अब जनता की राय चलेगी। तो भाई जैसे जम्मू कश्मीर में जनता की राय चलेगी वैसे सारे हिंदुस्तान में चलेगी। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि केवल जम्मू, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो सब ये कहते थे कि जहां भी देश भर में, चाहे वो रियासत हो चाहे वो ब्रिटिश इंडिया कैसा हो, अब अंग्रेजों के जाने के बाद सारे हिंदुस्तान में जो भी निर्णय होगा जनता की राय से होगा। आप ये अंदाजा लगे जम्मू कश्मीर तो चलिए, जम्मू कश्मीर में तो लोग हिंदुस्तान में शामिल होने को तैयार थे। महाराजा हरि सिंह भी बेचारे आरसे से चला रहे थे जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए, लेकिन हैदराबाद का तो निजाम ही इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उसको भारत ने शामिल किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू तब भी जाकर हैदराबाद में कहा कि जनता की राय मानी जाएगी, हम जनता की राय से ही निर्णय करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों ये जो भ्रम फैला हुआ है बहुत अरसे से कि जनता की राय का अर्थ है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दीजिए, मुझे लगता है इसका कोई हिस्टोरिकल आधार नहीं है।
कि कांग्रेस की पिछले 50 सालों से सारे हिंदुस्तान में एक नॉन नीति थी कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद क्या रियासतें और क्या ब्रिटिश इंडिया, सारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस लागू किया जाएगा। डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब है कि लोग की इच्छा से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। जो नया तंत्र विकसित होगा वो लोक इच्छा से होगा, लोक राय से होगा, जनता की राय से होगा। यही बात कश्मीर के बारे में कही गई थी। तो इसलिए कश्मीर के बारे में कुछ अलग कहा गया था। ये बाद में जिन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट था उन लोगों ने इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन शुरू करी। लेकिन चलिए, ये मैं समझता बड़ा लंबा इतिहास है और मुझे पांडे जी ने कहा कि आप 20 मिनट के समेटी है, अब मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। तो जिन दिनों बाकी हिंदुस्तान में ये सारे प्रोसेस चल रहे थे, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे और हिंदुस्तान का संविधान लगभग पूरा हो रहा था, उस वक्त जम्मू कश्मीर की स्थिति जो थी वो एक प्रकार से दुश्मन से लड़ने वाली स्थिति थी। इसके बावजूद भी देखिए, स्थिति इतनी भयंकर होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर रियासत ने अपने 4 प्रतिनिधि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजे। उसके भेजने के क्या है भाई कि हम इंडिया का जो ये संविधान बन रहा है सारे हिंदुस्तान के लिए, उसमें हम भी शिरकत करते हैं। आप हिंदुस्तान के संविधान में तभी शिरकत करोगे यदि आप हिंदुस्तान को मानते हो। 4 लोग उनके हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए और उन्होंने उसमें पूरी शिरकत की। लेकिन जब लागू संविधान तैयार ही हो गया, 26 जनवरी 1950 को तो लागू हो गया था, उससे पहले तैयार हो गया था, तो जम्मू कश्मीर का क्या किया जाए। जम्मू कश्मीर में ना तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हो सकते थे और ऊपर से ये प्लेबिसाइड किया जाएगा, इसका भी हल्ला पड़ा हुआ था। तीसरा मामला यूएनओ में भी चला गया था। पंडित जी यूएनओ में ले गए थे। पंडित जी को माउंटबेटन थोड़ा भड़काते रहते थे। पंडित शायद खुद लेकर ना जाते, लेकिन माउंटबेटन पंडित जी के पैसे ऐसा लगा है कि अभी माउंटबेटन की बेटी की किताब आई है, मुझे अब किताब का नाम भूल गया है। उस किताब में उसने एक बड़ी एक ही लाइन उस किताब का तत्व निकाल देती है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम परिवार में, वो माउंटबेटन की बेटी है जैसे लिखी हुई है, उसने कहा सुबह हम सारा परिवार नाश्ते पर बैठता था। माउंटबेटन बैठते थे, उनकी पत्नी बैठती और ये उसकी बेटी बैठती थी। इस प्रकार 3-4 लोग ही थे। उसने कहा तो माउंटबेटन मेरी माँ से चर्चा किया करते थे कि आज दिन भर क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने वहां जाना है उससे मिलना है, इससे मिलना है, इस प्रकार की बातें करते थे। लेकिन उसने एक लाइन जबरदस्त लिखी हुई है, कहती उन दिनों कश्मीर बहुत चर्चा का विषय रहता था और यदि कश्मीर पर किसी खास एंगल से बात करनी होती तो मेरे पिता फिर माँ को कहते थे कि कश्मीर पर इस एंगल से बात करनी, नेहरू से बात कर लेना। यानी कश्मीर पर यदि लॉर्ड माउंटबेटन को कुछ खास बात करनी होती थी वो खुद नहीं फिर करते थे, फिर एडमिनर को भेज देते थे कि नेहरू से बात कर देना। और फिर नेहरू यूएनओ में ले गए। अब वो माउंटबेटन के कहने पर ले गए या नेहरू से बात कर ले उसके कहने पर ले गए। पटेल ने तो माउंटबेटन को जाते जाते बयान में कहा भी, कहता आपने यूएनओ में भिजवा दिया सारा किस्सा, नहीं तो पंडित तो शायद ना लेकर जाते, लेकिन आप पीछे पड़े हुए थे। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई जिन दिनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगभग बनकर तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, बाकी स्टेट्स का सारा मसला हो गया, जम्मू कश्मीर की स्थिति ये थी कि एक तो वहां पाकिस्तान का आक्रमण चला हुआ था, दूसरा यूएनओ में केस चला गया था, तीसरा पंडित जी प्लेबिसाइड इतना जोर से कहने लगे कि न्यूयॉर्क में उसके आपके रात किए जाने लगे थे, और चौथा आधा जो जम्मू कश्मीर था वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में था। तो भाई आप जम्मू कश्मीर की ये स्थिति है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार है, तो जम्मू कश्मीर का क्या किया जाए। जम्मू कश्मीर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार लागू होगा, इसका रास्ता क्या निकाला जाए। और एक सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात थी कि ये प्लेबिसाइड का जो बीच में आया है, इससे अब रास्ता क्या निकाला जाए। तो इसलिए वो आपके हमारे कांगड़ा से के थे मेहरचंद महाजन उन दिनों जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे कुछ देर के लिए। मेहरचंद महाजन ने एक अपनी आत्मकथा लिखी है लुकिंग बैक, उसमें उसने एक अच्छा दृष्टांत दिया है, शायद आप सभी के ध्यान में होगा। उसने लिखा कि जब दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे, कुछ और लोग भी बैठे थे, मेहरचंद महाजन का मैं भी उसमें था, तो प्लेबिसाइड की बात आई कि प्लेबिसाइड का क्या अर्थ है, कि प्लेबिसाइड शब्द जो लिखना चाहिए पहले ये क्लियर हो जाए कि इसका अर्थ क्या है। कहते कुछ मित्रों ने कहा प्लेबिसाइड का अर्थ है कि सारे प्रदेश में वोटें दिलवाई जाएंगी कि साहब आप हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हो नहीं करते हो। तो मेहरचंद महाजन ने कहा कि हमने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं, प्लेबिसाइड का अर्थ ये नहीं है। प्लेबिसाइड का अर्थ है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे
और वो डिसाइड करेंगे। तो फिर कहते हैं जब बहस चल पड़ी, भाई एक सज्जन प्लेबिसाइड का कुछ और बता रहे हैं, दूसरे चल रहा होता है। डिक्शनरी मंगाई गई, डिक्शनरी में अर्थ देखे गए, तो डिक्शनरी के अर्थों से यही स्पष्ट हुआ कि प्लेबिसाइड का अर्थ ये नहीं है कि 6 लाख लोगों को कह दिया जाए कि आप वोट डालो और फैसला करो। प्लेबिसाइड का अर्थ है कि प्रतिनिधि चुने जाएंगे और चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय करेंगे कि क्या जो भी प्लेबिसाइड करते हैं दिस वे और दैट वे। अब भाई प्लेबिसाइड का भी मामला फंसा हुआ था, यूएनओ का मामला भी फंसा हुआ था, आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में ही था और लड़ाई अभी भी चल रही थी और हिंदुस्तान का संविधान तैयार हो गया था, उसको जम्मू कश्मीर पर कैसे लागू किया जाए उसका रास्ता निकालना था। उसके लिए धारा 370 से लेंगे। इसका नाम ऐसा है कि पहले तो धारा 1 में तो तुरंत लिख ही दिया जाए कि जम्मू कश्मीर भी उसमें है, ताकि ये झगड़ा तो खत्म किया जाए। रोज जोड़े कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं, इसको तो निपटा दिया जाए। जो धारा अनुच्छेद 1 है उसमें हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, उसमें जम्मू कश्मीर का नाम दिया है। तो अनुच्छेद 1 या धारा 1 जो भी है उसने एक ने तो ये मामला क्लियर कर दिया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसका झगड़ा तो खत्म हो गया। लेकिन अब हिस्सा है तो भाई फिर इस पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू हो? अब इतने पंगे पड़े हुए जो मैंने 5-6 गिनाए, तो इसके तो किसी ने फिर सुझाव दिया कि एक तरीका हो सकता है, एक इसमें धारा जोड़ दी जाए कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो जब भारत सरकार से अनुरोध करेगी कि जे पोर्शन हम पर लागू कर दी, तो भारत सरकार उसको लागू कर देगी। अब जम्मू कश्मीर की सरकार का अर्थ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनकर एक प्रकार से इलेक्शन हो, इलेक्शन होने के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पास करे कि धारा 370 के तहत ये हमारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पर लागू कर दिया जाए, जिसको हम बहुत ज्यादा कहना चाहेंगे एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म था हिंदुस्तान के संविधान को जम्मू कश्मीर पर लागू करने का, क्योंकि अभी लागू हो नहीं सकता था, इतने पंगे पड़े हुए थे। तो इतने पंगों में से एक्स्ट्रा मैकेनिज्म डेवलप किया गया कि जब जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा लागू कर रिक्वेस्ट करेगी और सारा हो जाएगा। धारा 370 प्रैक्टिकली देखिए, धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देती है, इसका अर्थ ही कुछ नहीं है। धारा 370 केवल जम्मू कश्मीर के लोगों पर संविधान कैसे लागू हो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से, उसका एक तरीका है। तो फिर धारा 370 उसमें ऐड कर दी, उसमें सारा लिखा, उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। पांडे जी ने मुझे चिट्ठी भी दे दी है कि बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकली धारा 370 बनने के बाद जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हो गए। इलेक्शन होने के बाद उन्होंने पारित कर दिया कि प्लेबिसाइड का जो झगड़ा था उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय कर दिया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग है। केवल पास ही नहीं किया उन्होंने, ये केवल ये पास करने के बाद जब तक तब भी कुछ गड़बड़ थी। आगे उन्होंने एक और लाइन जोड़ दी कि इस जो ये धारा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये डिसीजन कर लिया है कि जम्मू कश्मीर इसका हिंदुस्तान का हिस्सा है, इस धारा को आगे से अमेंड भी नहीं किया जा सकता। भाई उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि हम भारत का हिस्सा है, यदि मान लीजिए कल कोई लोग आए कि हमने सब एमएलए इकट्ठे हो कि हम इसको अमेंड करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक और लाइन ऐड कर दी कि भविष्य में कोई भी ऐसा बिल विधानसभा में पेश ही नहीं किया जा सकता जिसमें इसको अमेंड किया जाए कि जैसा है या नहीं है। तो ये वंस फॉर ऑल डिसाइड हो गया। अब है कि भारत का कितना संविधान लागू हुआ है, कितना नहीं लागू हुआ है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा लंबा विषय है और इसके बाद मुझे लगता है इस विषय को छूना ठीक नहीं है। प्रिय मित्रों, मैंने संक्षेप में जितना बता सकता था, मुझे लगता है इस विषय पर एक नई बहस की शुरुआत होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने ये बहस की शुरुआत की है और जरूर इस दिशा में सकारात्मक परिणाम आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक्चुअली इस पूरे सत्र में मैं चाहूँगा कि लास्ट का जो 20 मिनट्स है उसमें आपके मन में जो सवाल है वो हमारे पैनल से पूछा जाए, इसीलिए मैंने वो कंक्लूडिंग वाला जो लेटर है न्यायाधीश और खासकर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अध्यापक और विद्यार्थी, जम्मू कश्मीर रियासत के इंटीग्रेशन प्रोसेस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन के ऊपर मज़ीद चीज़ें काफ़ी विस्तार से हिस्टोरिकल पहलुओं को भी लेकर चर्चा कर दी है।
मैं बड़े शॉर्ट से संक्षिप्त में कुछ छोटे से विषयों में आपका ध्यान दिलाऊंगा और खास करके मैं विद्यार्थियों का जो ध्यान जो है वो चीज़ों के ओर ले आना चाहूँगा कि शब्दावलियाँ होती हैं या वो कोई शब्द यूज़ करते हैं, कई चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कई सालों से उसे करते जाते हैं तो वो विश्वास से बनते जाते हैं। चीज़ें होती नहीं वो, उन्हीं के बीच में ये शब्द है इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनल। हो सकता है कि एक समय हो जिस वक्त भारत का विधान बन रहा हो, उस वक्त इस शब्द का प्रयोग जो था वो कोई महत्व रखता था, उस वक्त उसकी आवश्यकता थी उस वक्त। उसके बाद भी इस शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम एक मजबूरी में करते हैं। मजबूरी ये है कि किसी से को अपनी बात जब कहनी होती है तो इस शब्दावली को का प्रयोग करके हम उसको कह सकते हैं। संक्षिप्त में अगर आप देखें तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस वक्त तक यहाँ के लोगों का जो भविष्य था वो अंग्रेज ने लिखा। यहां के लोगों ने उसको मान लिया कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए। भारत, जैसे अग्निहोत्री जी ने कहा कि भारत तो था ही पहले, नया देश बना है पाकिस्तान, भारत नहीं बना, नया देश बना पाकिस्तान। और वो ब्रिटिश इंडिया के बीच में से बना। ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो थी उसके दो हिस्से थे मुख्यतः, ब्रिटिश इंडिया जहाँ के ब्रिटिश सरकार का पूरा राज्य था। राज्य अब ये कह सकते हैं कि राज उन्हीं का था, आंतरिक और बाहरी गवर्नमेंट जो थी वो सारी ब्रिटिश सरकार के पास थी। और नेटिव इंडियन स्टेट्स, जिनको प्रिंसली स्टेट्स भी कहते थे, वहां पर राज्य तो अंग्रेज का था, आंतरिक व्यवस्था जो थी वो वहां के राजा के पास थी। संक्षिप्त शब्दों में ऐसा है। तो जिस वक्त आजादी हुई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, तो उसके अनुसार अंग्रेज ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, वो तो जा रहा है यहां से, जो बाहर का राज करने वाला है वो आपका शुभ चिंतन नहीं हो सकता है। उसने जो किया, उसने कहा देखिए मेरे पास उसमें ब्रिटिश इंडिया है, कुछ लोगों ने अलग देश मांगा है धर्म के नाम के ऊपर, उनको तो मैं देश दे दूंगा, इसमें से काट जगह बना के दे दूंगा। बाकी जो यहाँ की नेटिव स्टेट्स हैं, वो नेटिव स्टेट्स जो है वो जैसे चाहे रह सकते हैं। मेरे उनके साथ कुछ समझौते थे, मैं उनके लिए कुछ कार्य करता था, डिफेंस का करता था, फॉरेन अफेयर्स करता था और कम्युनिकेशन के लिए मेरे काम में किया करता था उसके लिए। अब भी मुझे करने में कोई चिंता मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, बड़ी दूर बैठा हूं। तो आप अपने फैसले जो भी करने होंगे, किस तरह से करना है, इनसे क्या संबंध रखना है, उसका फैसला कर लीजिएगा। ये उसने छोड़ दिया। ये उसने कहीं नहीं कहा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि आप भारत में विलय करें या पाकिस्तान में जाएं। उसने कहा कि स्थितियां ऐसी दिखाई देती है कि आपको करना ही कुछ कर पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद उनको सलाहें आई इस विषय में, क्योंकि समय की कमी है तो उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। इतना मैं कहूंगा कि जिस वक्त अंग्रेज यहां से जा रहा था, उससे पहले ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आगे से हम क्या करेंगे। उस वक्त भारत का कोई विधान नहीं था, ये
चीज है, कोई भारत का विधान नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसके अनुसार यहाँ पे कार्य प्रणाली कामकाज किया जाता था। विधान अपना कोई भी नहीं था। जब अपना विधान ही कोई नहीं था, नेटिव स्टेट्स के राजे थे, उन्होंने अपना राज छोड़ना था, सत्ता छोड़नी थी, तो उनका भी परामर्श उसमें आवश्यक था उसकी। तो इसलिए उनको एक सलाह दी गई, ये राजाओं को सलाह थी, जो कैबिनेट मिशन के टाइम पे भी दी गई, और उस वक्त जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के पहले माउंटबेटन ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जल्दी फैसला करने के लिए, जिसमें एक उनसे सलाह दी गई उनको, भाई देखो ऐसा करो, आप जो कार्य आपके लिए पहले अंग्रेज करता था, ब्रिटिश, मोटे शब्दों में कह रहा हूं, जो काम वो करते थे, 3 काम आपके लिए करते थे, वो आप जिस रियासत इसमें डोमिनियन में आप जा रहे हो, भारत में आप जा रहे हो, तो इनको दे दो करने के लिए। जब विधान बन जाएगा, जिस तरह से आप लोग इंटरनल गवर्नमेंट के फैसला करो, अंदर का कामकाज जो करना है उसका जो फैसला करोगे, तो तब फैसला कर लीजिएगा। इसलिए जो है ये जो 3 जो मसले थे, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो उस वक्त तैयार किया था माउंटबेटन ने, वो सिर्फ उसने एड्रेस करते हुए उन स्टेटों के लिए ही किया था जो कि भारत में सम्मिलित हो सकती थी। उसने कहा ज्यादातर रियासतों को भारत में ही सम्मिलित होना पड़ेगा, इसलिए मैं एक कॉमन सा डॉक्यूमेंट सा तैयार कर रहा हूं। पाकिस्तान के साथ जो रियासतें मिलेंगी वो थोड़ी सी हैं, जिन्ना ने कहा मैं एक से फैसला कर लूंगा। जुलाई के महीने में ये माउंटबेटन ने सभी प्रिंसिपल को एड्रेस किया उसके बाद, और ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, 3 जो चीजें जो है, ये सेशन में पहले आ गई, विधान बनना है, उसके बाद जो भी फैसला है उस हिसाब से आगे करेंगे। उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब यहां से आती है प्रोसेस की बात आती है इसके लिए। जब वो प्रक्रिया जब शुरू हो गई सारी, सभी ने अपना सलाह मशवरा किया, स्टेट्स के बीच में भी ये था कि वहां का राज प्रमुख होगा, जो राजा जो होगा वो एक लोकल हेड होगा वहां पर। उस समय के अनुसार से लोकल कॉन्स्टिट्यूशन का शब्द उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शायद उनके दिमाग में, मन के बीच में कोई ऐसी शंकाएं नहीं थी कि लोग इनके अर्थ बाद में किसी और ढंग से निकालना शुरू कर देंगे। जैसे जम्मू कश्मीर का विधान है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन शब्द इस्तेमाल हुआ है, और उस शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होने से ही उस शब्द को हर कोई कहता है कि जम्मू कश्मीर का एक विधान अलग है, जम्मू कश्मीर का विधान भारत से अलग है, जम्मू कश्मीर का अपना विधान है। तो उसके लिए मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर का कोई अपना विधान नहीं है। उस इंटरनल गवर्नमेंट को जो डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोसीजर लेआउट्स हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया हुआ है। अगर आप जम्मू कश्मीर का जो विधान है उसके प्रीएम्बल को अगर हम पढ़ते हैं, मैं ब्रीफ में उसका दूंगा यहाँ पर, सब कुछ उसमें लिखा है। प्रीएम्बल जो है जम्मू कश्मीर का जो विधान है, उसका प्रीएम्बल ही सब कुछ के लिए कहता है, We the people of the state of Jammu and Kashmir, having solemnly resolved in pursuance of the accession of the state of Jammu state to India, which took place on the 26th day of October 1947, आगे जो कहते हैं वो शब्द है वो मैं स्ट्रेस दूंगा, to further define the existing relationship the state of the state with the Union of India as integral part thereof. Preamble says it is to further define the relationship with the Union as an integral part thereof. So that means it is not at all a separate constitution. अगर भारत के विधान का प्रीएम्बल अगर देखें तो वहां तो सॉवरेन स्टेट की बात आती है। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन विच इज देयर, ये उसको फर्दर रिलेशन डिफाइन करने का कि अपने अंतर का कार्य कैसे करने का है। लेकिन क्योंकि शब्दावली का चर्चा यहाँ पर हो रही थी, जब शब्दों को हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वो समय के साथ चलते जाते हैं और सभी का विश्वास बन जाता है कि जम्मू कश्मीर का अपना विधान है, अलग विधान है जम्मू कश्मीर के पास एक।
न्यू जनरेशन जो है, समझे, उनका इंप्रेशंस कम है, वो इन शब्दों का काम कर सकते हैं, इन शब्दों से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं, तो इस आर्टिकल 370 पर मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उसके एक पक्ष पर बात करूंगा यहाँ। आर्टिकल 370 में एक जगह एक उसकी क्लास है जो कहती है कि आर्टिकल 238 विल नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। बहुत से लोग जो है ये आर्टिकल 238 जम्मू कश्मीर को अप्लाई नहीं करेगा, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टेंस का नाम देते आए हैं आज तक, और अभी भी चल रहा है। इसमें संक्षिप्त में अगर हम चर्चा करें, आर्टिकल 238 जो हमारे विधान में पार्ट 7 में एक ही आर्टिकल था 238, जो शेड्यूल 1 थी स्टेट्स की, उसमें पहली शेड्यूल में थी वो रियासतें जो गवर्नर के अंदर होती थी। ब्रिटिश टाइम के बीच में जिन रियासतों के ऊपर अंग्रेज डायरेक्टली राज करता था गवर्नरीज के थ्रू, वो पार्ट ए में डाली गई। 9 स्टेट्स थी वो, 9 स्टेट्स। पार्ट बी में वो रियासतें डाली गई जिनको नेटिव स्टेट हम बोलते थे, प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। ये इसमें 9 स्टेट्स थी, नॉट ओनली जम्मू कश्मीर उसमें था बी में, और 9 रियासतें इसके अंदर इसको डालती थी, 8 और 9 रियासतें। पार्ट सी में वो रियासतें थी जो चीफ कमिश्नर्स के अंडर होती थी ब्रिटिश टाइम में, टोटली अंडर द ब्रिटिश रूल, लेकिन अंडर द चीफ कमिश्नर्स। और पार्ट डी के बीच में सिर्फ अंडमान और निकोबार। दिस वाज द फर्स्ट शेड्यूल। और आर्टिकल 238 बनाया गया, उसमें लिखा गया कि भारत के विधान का जो पार्ट 6 है, उसके बीच में जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो उन सभी रियासतों पर के लिए बनाए गए हैं जो पार्ट ए में आती है। वो जो उसमें जो आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स इन एक्सेप्शंस के साथ पार्ट बी स्टेट्स में लगेंगे। दिस इज 238। और जम्मू कश्मीर के लिए लिखा गया कि जम्मू कश्मीर जो है इस पर 238 नहीं लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। अब जैसे 238 बाकी 8 रियासतों के लिए था, वो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, उसी तरह से आर्टिकल 370 फॉर जम्मू कश्मीर रियासत के लिए था। दिस इज वेरी सिंपल। पिटीशंस के हिसाब, समय के अनुसार जो उस वक्त हालात थे, जम्मू कश्मीर के लिए में हालात क्यों खराब हो गए थे, क्या यहाँ पोजीशन थी, वो यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते हम इस वक्त, लेकिन उसके कुछ और कारण थे। तो जिस तरह 238 इधर आया था, यहाँ पर हमारा आर्टिकल 370 था। अब आती है एक बात जो है कि अगर ये 238 उन रियासतों के लिए था, उनकी सेटलमेंट हो गई, वो शेड्यूल हमारा खत्म हो गया 1956 के बीच में, समझिए। एंड देन वी हैड ओनली स्टेट्स जो कि एक कैटेगरी स्टेट्स आ गई, सब एक कैटेगरी खत्म हो गई, और यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स आ गई उस वक्त जो है 16 स्टेट बना दी। आई थिंक 3 या 4 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई उस वक्त।